जय भारत दोस्तों। आज हम क्लास 10th के हमारी अर्थव्यवस्था जो सब्जेक्ट है उसका पहला चैप्टर अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास के इतिहास के तीसरे पार्ट को कवर करने वाले हैं। पहले पार्ट में हम लोगों ने उपनिवेश और उपनिवेशवाद क्या होता है इसके बारे में हम लोगों ने जान लिया था। दूसरे पार्ट में हम लोगों ने अर्थव्यवस्था के बेसिक कंसेप्ट के बारे में हम लोगों ने जाना था और आज तीसरे पार्ट में, आज इस वीडियो के जरिए तीसरे पार्ट में हम जानेंगे अर्थव्यवस्था के परिभाषा के बारे में, अर्थव्यवस्था के परिभाषा के बारे में और औपनिवेशिक या उपनिवेश अर्थव्यवस्था क्या है इसके बारे में हम जानेंगे। तो अर्थव्यवस्था का परिभाषा क्या है कि जीवन यापन के लिए अपनाई गई आर्थिक व्यवस्था। जीवन यापन के लिए, मैं एक बार फिर से क्लियर कर दूं कि जीवन यापन के लिए अपनाई गई आर्थिक व्यवस्था ही अर्थव्यवस्था है। यानी कि अपनी जीविका चलाने के लिए हम जो आर्थिक व्यवस्था करते हैं, अर्थ की जो व्यवस्था करते हैं, इनकम के लिए, आय प्राप्त करने के लिए जो व्यवस्था करते हैं, जो भी काम करते हैं, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि आर्थिक क्रियाएं जितनी भी करते हैं वो सब मिलकर के अर्थव्यवस्था होती है। तो व्यवस्था का मतलब हो गया आर्थिक क्रियाओं के द्वारा आय को अपने घरों में लाना, आय को जनरेट करके अपने परिवार का भरण पोषण करना। तो परिभाषा क्या हो गया कि जीवन यापन के लिए अपनाई गई आर्थिक व्यवस्था ही अर्थव्यवस्था है। अर्थात अर्थव्यवस्था उस आर्थिक प्रणाली को कहते हैं जिसके द्वारा समाज की सभी आर्थिक क्रियाओं का सुचारू रूप से संचालन होता है, जिसमें समाज के सभी लोग अच्छे से अपने जीवन यापन करते हैं, वही अर्थव्यवस्था होती है। अब अर्थव्यवस्था को परिभाषित करने में बहुत सारे वैज्ञानिकों ने, बहुत सारे अर्थशास्त्रियों ने अपने महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं, जिसमें एजे ब्राउन और आर्थर लेविस का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। यानी कि ये दो साइंटिस्ट, और भी बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, लेकिन ये दो साइंटिस्ट हैं, इनके परिभाषा को सबसे ज़्यादा मान्यता मिली हुई है और सबसे ज़्यादा इनके नामों को प्रमुखता से लिया जाता है। तो आर्थर लेविस ने क्या कहा था? आर्थर लेविस के अनुसार कि अर्थव्यवस्था का अर्थ किसी राष्ट्र के संपूर्ण व्यवहार से होता है। वैसे तो कहने के लिए हम कहते थे कि हम अपने घर में जितने लोग हैं सब मिलकर के अपनी अर्थव्यवस्था कर रहे हैं, फिर समाज, फिर गांव, इस तरह से बढ़ते हुए देश तक पहुंच जाते हैं। लेकिन अर्थव्यवस्था की जब हम बात करते हैं तो टिपिकली वो किसी पर्टिकुलर राज्य के लिए या राष्ट्र के लिए या देश के लिए सामने निकल करके आता है। तो उन्होंने उसके हिसाब से कहा है कि अर्थव्यवस्था का अर्थ किसी राष्ट्र के संपूर्ण व्यवहार से होता है, यानी कि उस राष्ट्र में रहने वाले जितने भी लोग आर्थिक क्रियाएं करते हैं, ठीक है, संपूर्ण व्यवहार से होता है, जिसके आधार पर मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वो अपने संसाधनों का क्या करता है, उपयोग करता है। अच्छा, मुझे आप बताइए, ये जो टॉपिक है कि मानवीय आवश्यकताएं, तो हम आर्थिक क्रियाएं क्यों करते हैं? हम अपने अर्थ की व्यवस्था क्यों करते हैं? क्योंकि हमारी जो आवश्यकताएं हैं उसकी पूर्ति हो सके। भोजन के रूप में आवश्यकताएं हैं, सेवा के रूप में आवश्यकताएं हैं, नई नई टेक्नोलॉजी जो मार्केट में उपलब्ध है उसकी आवश्यकताएं हैं, वस्त्र की आवश्यकताएं हैं, जितनी भी कोई सेवा हमें प्राप्त करना है उसकी आवश्यकता है, जितनी भी सारी चीज़ें वो हमारी आवश्यकताएं हैं और उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही तो हम आर्थिक क्रियाएं करते हैं और वो आर्थिक क्रियाएं ही मिलकर के ही तो अर्थव्यवस्था बनती है। तो समझ में आ गई कि अर्थव्यवस्था का अर्थ किसी राष्ट्र के संपूर्ण व्यवहार से होता है, जिसके आधार पर मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वो अपने संसाधनों का क्या करता है, प्रयोग करता है। किसने कहा था? ये आर्थर लेविस ने कहा था। और ब्राउन ने क्या कहा था? ब्राउन का जो परिभाषा है एकदम सिंपल है, क्या है कि अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जित करने की एक प्रणाली है। यानी कि अपना भरण पोषण, आजीविका का मतलब क्या हुआ? अपना भरण पोषण, पालन पोषण करने के लिए अर्जित करने की एक सिस्टम है। यानी कि इसी सिस्टम के द्वारा, इसी आजीविका को चलाने के लिए हम अर्थव्यवस्था को क्या करते हैं, अर्थव्यवस्था वो एक सामने निकल करके आता है। अब इस अर्थव्यवस्था को जानने के बाद हमारे पास एक टॉपिक आता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट हमारा परिभाषा या क्वेश्चन है, औपनिवेशिक या उपनिवेश अर्थव्यवस्था। पहले टॉपिक में हमने कवर कर लिया था उपनिवेश के बारे में, और हम जानते हैं कि ब्रिटिश जो अंग्रेज थे उन्होंने भारत को अपना उपनिवेश बना करके रखा था। यानी कि वो भारत पे शासन किया और उसके आर्थिक शोषण किया, राजनीतिक शोषण किया। तो हम अंग्रेजों के 200 साल तक क्या रहे? उपनिवेश रहे। ठीक है, तो उसी से निकल के आता है उपनिवेश अर्थव्यवस्था। ये क्या है? जब एक देश की अर्थव्यवस्था, तो उस समय में भारत के संदर्भ में अगर मैं बात करूंगा तो भारत की जो अर्थव्यवस्था थी, यानी कि एक देश की अर्थव्यवस्था दूसरे देश के द्वारा जब शोषित होती है, यानी कि हमारा भारत देश की अर्थव्यवस्था उस समय ब्रिटिश देश के, यानी कि ब्रिटेन देश के द्वारा क्या हो रही थी, शोषित हो रही थी। तो इसे उपनिवेश अर्थव्यवस्था कहते हैं। यानी कि उस समय जो भारत की अर्थव्यवस्था थी, उस समय जब भारत गुलाम था अंग्रेजों का, हम ब्रिटिश के गुलाम थे, हमारा देश उपनिवेश था किसका? ब्रिटेन का। तो उस समय की जो अर्थव्यवस्था थी वो एक किस प्रकार की अर्थव्यवस्था थी? उपनिवेश अर्थव्यवस्था थी। तो उपनिवेश अर्थव्यवस्था किसे कहेंगे कि जब एक देश की अर्थव्यवस्था दूसरे देश के द्वारा शोषित होती है। यानी कि जब कोई देश
हमारा शोषण करता है, यानी कि हम भारत देशों का क्या करता है, शोषण करता है, अर्थव्यवस्था के रूप में शोषण करता है। तो आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ गया होगा कि उस समय जो हमारा देश था वो एक उपनिवेशिक अर्थव्यवस्था थी अंग्रेजों के लिए। तो दोस्तों आज के टॉपिक में हम आज के इस वीडियो में इस टॉपिक को यहीं पे एंड करेंगे। अगला जो हमारा पार्ट आएगा उस पार्ट में हम अर्थव्यवस्था की संरचना के बारे में बात करेंगे। प्राथमिक क्रियाएं, द्वितीयक क्रियाएं, तृतीयक क्रियाएं, यानी कि प्राथमिक क्रियाओं में हम किन किन आर्थिक क्रियाओं को रखते हैं, द्वितीयक क्रियाएं में हम किन किन आर्थिक क्रियाओं को रखते हैं, तृतीयक क्रियाएं में हम किन किन आर्थिक क्रियाओं को रखते हैं। इन सब को पढ़ेंगे क्योंकि अर्थव्यवस्था को समझने के लिए हमको अर्थव्यवस्था की संरचना को समझना पड़ेगा। हम लोगों ने आर्थिक क्रियाओं के बहुत सारे एग्जाम्पल दिए थे, कृषि के रूप में, बैंकिंग के रूप में, उद्योग के रूप में, व्यापार के रूप में, परिवहन एवं संचार के रूप में। उन सारे चीज़ों को आर्थिक संरचना के अंतर्गत हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।